और अब फटाफट खबरों के बाद विकास देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दर्शकों को बता रहे हैं रायपुर से आ रही है, जहां बवाल के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर। जय स्तंभ चौक पर वीएचपी ने चक्का जाम कर दिया है। बड़ी संख्या में यहां पर वीएचपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बेमित्रा हिंसा के आरोपियों को फांसी की मांग कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। तकरीबन पिछले 2 घंटे से बड़े चौक पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन्होंने जाम लगाया हुआ है और यहां पर बेमित्रा हिंसा के आरोपियों को फांसी की मांग के समर्थन में तमाम लोग भी इकट्ठे हुए हैं। बीएचपी के इस छत्तीसगढ़ बंद को बीजेपी का भी समर्थन है और तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की। जय स्तंभ चौक पर किस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं। आने जाने वालों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, दुकानें यहां पर बंद हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया है, इसलिए इसमें कई हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी बता रहे थे कि बड़ी तादाद में लोगों ने स्वतः स्फूर्त तरीके से इसको समर्थन दिया है। दुकानें बंद रखी हैं, बाजार में आवाजाही नहीं है। और रायपुर से अभी ताजा हालात बताने के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखाई रहे थे, लेकिन अभी इस समय वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, बताएं जरा। देखिए, एबीपी न्यूज़ के जो दर्शक देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हिंसा होने के बाद, सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद, एक युवक की मौत होने के बाद स्थिति क्या है, तो मैं उसको समझा दूं कि आप ये समझिए कि दिल्ली का कनॉट प्लेस, ये समझिए कि दिल्ली का कनॉट प्लेस जिस तरह से दिल्ली का एक हलचल वाला इलाका है, वैसा ही इलाका ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जय स्तंभ चौक है। और वहाँ पिछले एक घंटे से इस तरह का माहौल होना, मतलब जो एबीपी न्यूज़ के दर्शक हैं उनको मैं ये समझा दूं कि आप ये समझिए कि शहर का जाम हो जाना है। आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ बंद का असर पूरा हो जाना है। आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में आज व्यापक बंद है और ऐसा बंद पिछले 1-2 सालों 3 सालों में नहीं देखा गया है। तो ये तमाम लोग जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और इसके साथ ही जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये सारे लोग खड़े होकर, और ये कब तक बंद होंगे संजय भाई? पिछले 1 घंटे से तो आपने इस चौक चौराहे में बंद है लोग, लेकिन आप ये बताइए कि ये कब तक रहेगा? हमारा ये आंदोलन चलता है, ये काम पहले है उसके बाद ये। हम तो पूछने आए कब तक बंद रहेगा? यह घोषणा की है लगभग 2 बजे तक चक्का जाम रहेगा और 2 बजे तक यहाँ पर रहेंगे लोग। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं 2 बजे तक रहेगा और पिछले 2 घंटे से 12 बजे से 1 हो गया है। और ये पूरा चौक देखिए यहाँ पर। अब आइए इधर आइए, ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी है और ये मुख्य चौराहा है। ये समझिए कि आपके दिल्ली में अगर आप हैं तो समझिए कि दिल्ली में अगर आपको सीपी जाना हो तो सारे चौक चौराहों रास्तों को चौक कर दिया गया है। यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो तमाम लोग बैठे हैं और स्थितियों को नियंत्रण करने में लगे हैं। लेकिन इधर बीजेपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता दिखाई देंगे आपको और ये सारे लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि इस विरोध को करने के लिए खड़े हैं। ये बताइए पूरे प्रदेश से क्या स्थिति है? पूरे प्रदेश में एबीपी न्यूज़ में लाइव है अभी, पूरे प्रदेश से क्या खबरें आ रही हैं? क्या पूरे प्रदेश के जिले भी बंद हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद जिस ढंग से कुछ समुदाय के लोगों को, समुदाय विशेष के लोगों को बसाने का काम किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। आज पूरा हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है और पूरा छत्तीसगढ़ स्वस्फूर्त बंद है। बिना चैम्बर के आह्वान के बावजूद एक व्यापारी, एक छोटे ठेले कोमचे भी आज बंद है। पूरा हिंदू समाज आज सड़क पे आक्रोशित है। पूरा बाजार इस तरफ है। ये कुछ देर पहले हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी आरोपियों पर और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है? जी देखिए, निश्चित तौर पर इस हत्या में जो आरोपी हैं उनमें से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 11 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है शांति बनाए रखिए। एबीपी न्यूज़ भी यही अपील करता है कि बिल्कुल ज्ञानेंद्र, शांति बनाए रखने की अपील जो है एबीपी न्यूज़ लगातार कर रहा है आपके माध्यम से भी, और हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच जो सीएम है, मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, विकास, वो क्या कह रहे हैं दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। 2 बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन
पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रायपुर से वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से वहाँ बीजेपी ने जो वीएचपी ने जो छत्तीसगढ़ बंद बुलाया था उसमें बीजेपी भी शामिल हो गई है और छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगह से खबरें आ रही हैं। बेमित्रा हम गए थे, वहाँ से हमारे सहयोगी है दिलीप शर्मा, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहाँ पर भी बंद है, लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई कब करेगी सरकार। ज्ञानेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? अच्छा, ये सवाल विकास मुझसे है आपका? जी ज्ञानेंद्र। जी विकास, देखिए कार्रवाई के नाम पर 11 जो मुख्य आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और ये कार्रवाई शुरू हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप लोगों की, बीजेपी के लोगों की, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये जो लव जिहाद चलाया जा रहा है इन कुछ जिहादियों द्वारा, रोहिंग्यों द्वारा, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो खेल हुआ है ये उसी से चालू हुआ था और भुवनेश्वर साहू को टारगेट बना के एक छोटी सी घटना को बड़ी घटना बनाई गई है। लव जिहाद का एंगल कैसे बोल रहे हैं आप, है इसमें? बेमित्रा जिले में 7 से 8 हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद के तहत टारगेट बना के उनको शादी करी गई है मुस्लिम समाज के जिहादियों द्वारा जानबूझ के, और इसीलिए शादी हो चुकी है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये शादियां हुई है वहाँ पे, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया इस चीज को। और भुवनेश्वर साहू जो अभी जिनका कत्ल किया गया है वो इसी का विरोध करता था, जिस कारण से उसे टारगेट लेके उसे मारा गया। अच्छा देखिए, ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी लड़कियों को लव जिहाद के, हालांकि अभी इस बात पर इसलिए कहना जरूरी नहीं है क्योंकि जब तक हम अपने आंखों से देखें ना, या तो पुलिस का कोई बयान ना आए, तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरोप है, इनका आरोप है कि लव जिहाद का एंगल भी इसमें ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। विकास, और मैं जो महत्वपूर्ण तस्वीर जो बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा चौक चौराहा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जूम आउट करके दिखाइए। एक तस्वीर और दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ओवर कर दूंगा। दिखाइए ज्ञानेंद्र, ये देखिए, ये पूरा चौक है, इतना बड़ा बाजार है, कॉम्प्लेक्स है, ये सब कुछ बंद है, ये सब कुछ बंद है। इधर दिखाइए दुर्गेश, ये दिखाइए, यहाँ पर लगभग कम से कम 200 से 400 दुकानें हैं और यहाँ पर केवल आपको शटर बंद दिखाई देगा। तो ये असर है, आउट कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था जूम आउट करके दिखाइए ताकि ये भव्यता लोगों को पता चल सके कि देखिए इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को सुबह से बंद कर रखा गया है और अभी 2 बजे तक तो इस चौराहे को ही रोक दिया गया है, ट्रैफिक को ही रोक दिया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि बंद का अच्छा खासा असर बेमेतरा में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद जो युवक की मौत हुई थी, उसका पूरे प्रदेश में तो दिखाई दे ही रहा है, बस्तर में दिखाई दे रहा है, राजधानी रायपुर में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके और यहाँ पर आपके सहयोगी कैमरा पर्सन के माध्यम तस्वीरें हमने दिखाई कितना बंद का यहाँ पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और विकास, बीते दिनों बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव भड़का, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड भी सुलग रहा है। तनाव हरियाणा के सोनीपत में भी है, जहां 2 समुदायों के बीच मारपीट के बाद टेंशन है, और यूपी के इटावा में भी जमकर ईंट पत्थर जले। हालांकि वहां बात क्रिकेट की सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह अचानक इन घटनाओं में इजाफा हुआ उसके बाद यही पूछा जा रहा है कि क्या इन सब का कहीं चुनावी कनेक्शन तो नहीं है। अब अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद पर मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। अतीक या उनके परिवार को बीएसपी टिकट नहीं देगी। जी हां, ये साफ कर दिया गया है बीएसपी की ओर से। मायावती ने ये कह दिया है कि अतीक की पत्नी को टिकट नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भी लगातार सवाल उठ रहे थे बीएसपी, आखिरकार बीएसपी शाइस्ता परवीन का टिकट कब काटेगी, और अब ये साफ कर दिया गया कि परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी मायावती। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा है कि अतीक एंड उनकी फैमिली में किसी को भी बीएसपी टिकट नहीं देगी, यानी कि अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य को बीएसपी अब टिकट नहीं देगी। मायावती ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है। तो अतीक एंड फैमिली से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किनारा कर लिया है। पहले मेयर उम्मीदवार थी बीएसपी की टिकट पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, लेकिन अब साफ कर दिया गया पार्टी की ओर से। पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया गया है कि अतीक एंड फैमिली से किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया है।
और देखिए, निकाय चुनाव को लेकर आज बीएसपी की बैठक थी। इस बैठक के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय से पहले ये खबर आ रही है कि मायावती ने साफ कर दिया है, अतीक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बीएसपी टिकट नहीं देगी। अतीक और उसके परिवार के सदस्यों से बीएसपी ने अब किनारा कर लिया है। अतीक की पत्नी को मेयर का कैंडिडेट अनाउंस किया गया था प्रयागराज से, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है मायावती की तरफ से कि अतीक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। और हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, बीएसपी ने अतीक एंड फैमिली से किनारा कर लिया है, अभी साफ हो गया है पार्टी का स्टार्ट। बिल्कुल साफ तौर पर मायावती ने थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें अतीक अहमद और उसके परिवारी जनों को टिकट देने को लेकर के जो सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अतीक अहमद के परिवार का नाम जब से उमेश पाल हत्याकांड में आया है, इस परिवार के किसी भी सदस्य को ना तो टिकट दिया जाएगा और भविष्य में जो बसपा में उनके शामिल होने की बात है तो बसपा में रखने या ना रखने का फैसला भी मायावती उस वक्त कर देंगी जब जो अतीक की पत्नी शाइस्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो एक बड़ा बयान मायावती का है। निकाय चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चूँकि कल ही निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया हो और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक अहमद की पत्नी चूँकि शाइस्ता पर इनाम घोषित हो गया, ऐसे में जो उनके छोटे भाई अशरफ हैं उनकी पत्नी को टिकट बसपा से महापौर का दिया जा सकता है। लेकिन मायावती ने इन सारी अटकलों पर, इन सारे कयासों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि अतीक अहमद के परिवारीजन उनकी खासतौर पर जो उनकी पत्नी है शाइस्ता, अतीक अहमद के दफ्तर से रजिस्टर मिला था जिसमें बीएसपी के तमाम नेताओं के साथ पैसे का लेन देन था। क्या इस सवाल पर मायावती ने कुछ कहा है कि वो जो पैसों का लेन देन था वो पार्टी के साथ हुआ था या बीएसपी के नेताओं के साथ इंडिविजुअल था? देखिए, इस बारे में तो मायावती ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये बात स्पष्ट है मायावती का रुख जो है वो हमेशा से आपने देखा है कि हमेशा बहुत कड़क तेवर वाली रही है। पुलिस अपनी जांच कर रही है और यदि बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं का पैसे का लेन देन अतीक अहमद उनके परिवारीजनों से रहा है और ये बात इसकी इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर सामने आती है, लिखा पढ़ी में सामने आती है, तो ये माना जा सकता है कि मायावती तेवर तब भी दिखाएंगी और जो इस तरह के नेता हैं जो बिल्कुल, तो पार्टी ने साफ कर दिया। संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरे मामले को लेकर विकास पार्टी की ओर से साफ कर देगा कि किसी को भी टिकट अतीक एंड फैमिली की तरफ से नहीं दिया जाएगा। से आपका स्वागत है। अपर्णा, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब क्राइम के बाद और जो तनाव है देश में उसके बाद अभी राजनीतिक खबर का रुख कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक तनाव है राजस्थान में, उससे जुड़ी बड़ी खबर है। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कांग्रेस सूत्रों ने साफ कर दिया है। कल सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मोर्चा खोल दिया था अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ। पार्टी बड़ी है, व्यक्ति नहीं, ये कांग्रेस सूत्रों ने साफ किया है। चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता है, ये भी कहा गया कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से कि अभी कांग्रेस को चुनाव में उतरना है, तो ऐसे में अपनी सरकार पर सवाल खड़े करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन साथ ही और अब ये भी क्लियर कर दिया गया है कि पार्टी बड़ी है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। आलाकमान ने राजस्थान पर पूरी तरह से नजर जमा के रखी हुई है। प्रभारी रंधावा को बात करने की जिम्मेदारी दी गई है और वे जल्द ही जयपुर पहुंचेंगे। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर बड़ी जानकारी के साथ हैं। आशीष, बड़ा वक्त लगा कांग्रेस के सूत्रों को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह स्पष्ट करने में कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलना अनुशासनहीनता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। सचिन पायलट के लिए अच्छी खबर नहीं है विकास। कांग्रेस सोर्सेज ने, टॉप सोर्सेज ने हमसे कहा है कि इस सचिन पायलट ने जो अशोक गहलोत के खिलाफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए उसको पार्टी ने अच्छे से नहीं लिया है और कड़ी उस पर नाराजगी जाहिर की गई है। रंधावा को ये कहा गया है प्रभारी को कि वो सचिन पायलट से बात करें और ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यक्ति विशेष संगठन से ऊपर नहीं है, संगठन का जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करना होगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि औपचारिक तौर पर भी पवन खेड़ा ने अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले की भी जांच चल रही है और इस बात की भी जांच चल रही है कि कैसे बीजेपी से मिलकर के लोगों ने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की थी। यानी संदेश सचिन पायलट को बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास, आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे आगे भी इस खबर पर डेवलपमेंट होती रहेंगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अपर्णा, अब खबर जो है वो राजनीति के मैदान से है। बिल्कुल, अब बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने हमला बोला है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी के विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है राहुल विदेश में किससे मिलते हैं, ये एक बड़ा सवाल रविशंकर प्रसाद की तरफ से पूछा गया है। कहा है कि विदेश में राहुल किस बिजनेसमैन से मिलते हैं ये बताएं जरा, क्योंकि विदेश से आकर राहुल गांधी की जुबान
तल्ख हो जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, बीजेपी ने हमलावर होते हुए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से जुड़ा हुए सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी बीजेपी ने जो हमला किया उसमें पूछा है कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान किससे मिलते हैं, किस बिजनेसमैन से मिलते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में दावा किया था कि राहुल गांधी विदेश में जाकर अवांछित बिजनेसमैन से मिलते हैं। गुलाम नबी आजाद ने इसी दावे पर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर अब अटैकिंग मोड में है। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है, भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? भाजपा का स्पष्ट आरोप है कि श्री गुलाम नबी आजाद ने जो 10 कम से कम अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की बात कही है जिससे राहुल गांधी बाहर मिलते हैं। राहुल गांधी बताएं ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश के सामने आना चाहिए। तो राहुल गांधी की इस तल्खी के पीछे क्या कोई एंटी इंडियन बिजनेसमैन का हाथ है? क्या जिन बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं राहुल गांधी, क्या वो बिजनेसमैन कौन हैं, उनके नाम बताएं। और ये सबको जो ये पूरा हमला बीजेपी की ओर से बोला गया है, दरअसल वो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के उस खुलासे के बाद किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि करीबन 10 ऐसे अवांछित बिजनेसमैन हैं जिनसे राहुल विदेश में जाकर मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी अब अटैकिंग मोड में आ गई है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने सीधे सवाल उठाते हुए कहा है कि विदेश यात्राओं के दौरान वो किस से मिलते हैं, किन बिजनेसमैन से मिलते हैं, क्योंकि वो भारत आने के बाद सरकार के खिलाफ ज्यादा अटैकिंग मोड में हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो अवांछित बिजनेसमैन कौन हैं, राहुल गांधी उनका नाम बताएं। सीधे रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एंटी इंडिया बिजनेसमैन से मिलते हैं, भारत की जो पिछले 9 साल की विकास यात्रा है उसमें रोड़े अटकाने का काम करते हैं। तो राहुल गांधी पर एक बार फिर से बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। बीजेपी ने हमला करते हुए विदेश यात्राओं पर राहुल गांधी के सवाल उठाया है। और विकास, इससे पहले भी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी हमलावर रही है। जब याद होगा आपको कि जब भी आते थे विदेश तो कहते थे कि यहाँ पर सिर्फ घूमने आते हैं राहुल गांधी, दरअसल वो तो विदेश में ही रहते हैं, ये कहकर भी हमले बोले गए। लेकिन अब विदेश में किस बिजनेसमैन से होती है मुलाकात, इसको लेकर बीजेपी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। और देखिए, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं, वो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देंगे। रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू उन्होंने ही पटना में किया है। प्रकाश कुमार, क्या कह रहे थे रविशंकर प्रसाद, और गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद इस खबर को और ज़्यादा तूल दे दिया बीजेपी ने? देखिए विकास, आज रविशंकर प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और मीडिया से वो मुखातिब हो रहे थे, तो उनका एक ही मकसद था, वो था कि राहुल गांधी पर हमला करना और राहुल गांधी के बारे में ये बात कहना कि किस तरह से वो विदेश में जाते हैं तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन से मिलते हैं जो कि शेडी कैटेगरी के में आ सकते हैं, जिन पर संदिग्ध के का एक तरह से छापा जो है वो लगाने की कोशिश की। तो जाहिर है कि राहुल गांधी पर अब तक का बीजेपी की तरफ से पहला ऐसा वार है जिसपे हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में नहीं बताया। तो जाहिर है कि ये कौन वो बिजनेसमैन है, ये देखना होगा क्या इसका खुलासा बीजेपी करेगी या फिर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पलटवार करती है अडानी को लेकर के जो मामले उठाए जा रहे हैं, फिर उस पर क्या उसी रूप में ये देखा जा रहा है, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देखना ये होगा विकास की कांग्रेस की तरफ से इस आरोपों पर क्या पलटवार होता है। बिल्कुल, और देखिए कांग्रेसों का जवाब क्या आता है इस पर नजर होगी। लेकिन अगली खबर पंजाब से आ रही है अपर्णा। बिल्कुल, तो अमृतपाल का दोस्त पपलप्रीत को दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृतपाल भगोड़े, अमृतपाल के दोस्त
पप्पल प्रीत को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने पप्पल प्रीत को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी। भगोड़ा अमृतपाल तो अब तक पकड़ में नहीं आया है, लेकिन उसके बेहद करीबी पप्पल प्रीत को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने अमृतपाल के दोस्त पप्पल प्रीत को अरेस्ट किया है और कुछ दिन पहले तक अमृतपाल और उसका दोस्त पप्पल प्रीत दिल्ली में थे, लेकिन उसके बाद वापस लौटे थे। उनको ट्रैक किया था पंजाब पुलिस ने होशियारपुर के पास, लेकिन उसके बाद भी हाथ से निकल गए थे। हमारे सहयोगी वरुण जैन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, दिल्ली पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया पप्पल प्रीत को? देखिए, अभी तक पुलिस के अधिकारी ज्यादा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस और की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने पप्पल प्रीत को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। बेहद अहम जो सहयोगी है अमृतपाल का पप्पल प्रीत था। लगातार दोनों फरारी जब से फरार चल रहे हैं, दोनों की लोकेशन लगातार साथ साथ आ रही थी। अगर आप नोटिस करेंगे, जब लास्ट आखिर में होशियारपुर में इनकी लोकेशन मिली थी, जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, तब ये दोनों ने अलग अलग राहें पकड़ ली थी। तब अमृतपाल अलग डायरेक्शन में सीसीटीवी फुटेज में भागता नजर आया था और पप्पल प्रीत अलग। तभी पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि होशियारपुर पहुंचने के बाद दोनों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए थे। उसके बाद से एजेंसी कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही थी कि दोनों अब साथ साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है। उसके बाद से ही अलग अलग टीम में बनाकर दोनों के लिए अलग से सर्च ऑपरेशन चलाए हुए थी और कहीं ना कहीं अब एक कामयाबी जरूर मिलती दिखी है। लेकिन अमृतपाल जो कि मेन एक्यूज है, जिसके लिए पूरी कवायद चल रही है, वो अभी भी फरार चल रहा है। जी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर किस तरह से पप्पल प्रीत पकड़ा गया है, लेकिन अमृतपाल कब तक पकड़ा जाएगा ये देखना होगा। और एबीपी साझा के संपादक हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, आपके पास क्या इनपुट है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, स्पेशल ऑपरेशन सेल जो है पंजाब पुलिस का, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट अभियान में पप्पल प्रीत को गिरफ्तार किया गया है। और माना ये जा रहा है कि जब होशियारपुर में अमृतपाल और पप्पल प्रीत के होने की खबर आई थी, वहीं से होशियारपुर से ही पप्पल प्रीत अमृतपाल से अलग हो गया था और अमृतपाल का अब कोई ठिकाना नहीं पता है। जबकि पप्पल प्रीत को अहम कड़ी माना जा रहा था कि वही सुराग दे सकता है कि अमृतपाल के साथ 18 मार्च के बाद वो कहाँ रहे, कहाँ गए, कौन उनका हाइड आउट था और किस किस से उन्होंने लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाकर जो है वो कहाँ ट्रैवल किया। पप्पल प्रीत के हाथ आने से कई चीजों की परतें खुल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्निकल सर्वेलेंस के लिए पिछले 4 दिन से आईबी, रॉ, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब लोग जो है बैसाखी नजदीक आने के कारण जो माना जा रहा है कि बैसाखी पर कहीं अमृतपाल जो है वो तख्त दमदमा साहब पर ना आ जाए, इसी वजह से टेक्निकल सर्वेलेंस बढ़ाया गया था, जिसमें अमृतपाल तो नहीं लेकिन पप्पल प्रीत पुलिस के हाथ लग गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा जगविंदर पटियाल और वरुण जैन के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर हासिल करेंगे। भगोड़ा अमृतपाल जब भी गिरफ्त में आएगा, सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर इस खबर को पाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।